गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजया क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीएचओ रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बूस्टर पॉइंट है वो हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनना और समझना ये सारे लेक्चर को। और ये जो आने वाली अपकमिंग एग्जाम है राजस्थान सीएचओ के, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो बच्चों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज का टॉपिक वन बाय वन हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं एपिडेमियोलॉजी। अगर कम्युनिटी पढ़ रहे हो और आपको एपिडेमियोलॉजी नहीं पता तो बहुत बुरी बात है। तो आइए शुरू करते हैं कि एपिडेमियोलॉजी है क्या। तो फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन। हु इज द फादर ऑफ द एपिडेमियोलॉजी? तो याद रखना बच्चों, कौन आएगा? जॉन स्नो। तो जॉन स्नो इज द नॉन एज द फादर ऑफ द एपिडेमियोलॉजी। तो याद रखना बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको पता चल गया कि हु इज द फादर ऑफ द एपिडेमियोलॉजी। जॉन स्नो इज द फादर ऑफ द एपिडेमियोलॉजी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो एपिडेमियोलॉजी वर्ड है वो डिराइव कहां से होता है? तो याद रखना बच्चों, इट इज द डिराइव फ्रॉम द वर्ड। कौन सा वर्ड से डिराइव होता है? तो याद रखना बच्चों, एपिडेमिक। कौन से? एपिडेमिक वर्ड से डिराइव हो रहा है। तो चलिए फिर नेक्स्ट, एपिडेमियोलॉजी का मीनिंग अब समझ लेते। एपी का मीनिंग क्या रहेगा? अमाउंट रहेगा। क्या रहेगा? हम जैसे कोई भी चीज रहती है ना, उसको ज्यादा से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, ऐसे एपिडेमियोलॉजी के शब्द को हमने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब एपिडेमियोलॉजी क्या? एपिडेमोलॉजी। तो देख लेते हैं क्या है। एपी का मीनिंग क्या बच्चों? अमाउंट। डेमोस का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों? पीपल रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? पीपल रहेगा। और लोगोस का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों? स्टडी रहेगा। तो समझ में आ गया? अमोंग द पीपल, यानी कि एपिडेमियोलॉजी का सिंपल मीनिंग मैंने समझा दिया। पीपल के बारे में हमें क्या करनी है? स्टडी करनी है। क्या करनी है बच्चों? स्टडी करनी है। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी जॉन स्नो। एपिडेमियोलॉजी वर्ड डिराइव कहां से हुआ? एपिडेमिक से। एपिडेमियोलॉजी का डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। एपी का मीनिंग अमोंग, डेमोस का मीनिंग पीपल, लोगोस का मीनिंग स्टडी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन। अब डेफिनेशन किसने दी? अकॉर्डिंग टू द जॉन एम लास्ट 1988 में। कब की थी? अकॉर्डिंग टू द जॉन एम लास्ट 1988 के उपस्थिति में, यानी कि उन्होंने बताया। क्या बताया देख लेते। एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करता है? पहले ये जो वर्ड है उस पर फोकस करना बच्चों। स्टडी करनी है। क्या करनी है? जैसे कि आप स्टडी करते हो ना, यस और नो बच्चों, करते हो ना? नहीं करते तो करो। तो एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द, स्टडी करेंगे, क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और डिटर्मिनेशन करेंगे। किसका? हेल्थ का। क्या करेंगे? हेल्थ का। और हेल्थ के उपस्थित यानी कि उसके अलावा क्या करेंगे? हेल्थ रिलेटेड स्टेट और इवेंट्स इन द स्पेसिफाइड पॉपुलेशन, यानी कि कोई भी पॉपुलेशन में हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करेंगे, डिटरमिनेशन ऑफ द हेल्थ रिलेटेड स्टेट करेंगे। तो जो भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन है उसमें हम स्टडी करने वाले हैं। एंड द एप्लीकेशन ऑफ हिज स्टडी टू कंट्रोल ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम। और उस स्टडी के मुताबिक, यानी कि जो भी हमने स्टडी की है उसके हमेशा हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि क्या से हेल्थ प्रॉब्लम है। अगर हेल्थ प्रॉब्लम है, उस हेल्थ प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। तो समझ में आ गया एपिडेमियोलॉजी है क्या बच्चों। हम हेल्थ के बारे में डिस्कशन करेंगे, हेल्थ को देखेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका इमरजेंसी हम क्या कर देंगे? उसका सॉल्यूशन ला देंगे। तो वही है क्या है? एपिडेमियोलॉजी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंटिन्यू एपिडेमियोलॉजी। अब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, यानी कि एपिडेमियोलॉजिकल के ट्रायड क्या है? तो तीन ट्रायल होते हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज द एजेंट पैथोजन। अगर पैथोजन अगर बॉडी में जा रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? एजेंट बोलते हैं। चलिए फिर होस्ट फैक्टर, जो उसको ले रहा है उसे क्या बोलते हैं? होस्ट। एजेंट ने क्या किया? दे दिया। होस्ट ने क्या किया? ले लिया। अब क्या होगा? एनवायरमेंट, हमारा आजू बाजू का जो एनवायरमेंट है वो भी तो इम्पोर्टेंट भाग बचेगा ना। यस। तो बच्चों पता चल गया एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या है? एजेंट है, होस्ट है और लास्ट वन इज द एनवायरमेंट। एजेंट यानी कि आएगा, होस्ट यानी बुलाएगा, एनवायरमेंट यानी कि आसपास का जो भी एनवायरमेंट है वो। पता चल रहा है ना बच्चों? तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए दीजिएगा। नेक्स्ट, चलिए वन बाय वन हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन इज द एजेंट। चलिए अब एजेंट के बारे में बात कर लेते हैं। एजेंट कौन कौन से होते हैं? तो देख लीजिए, पैथोलॉजिकल में वायरस, बैक्टीरिया, ये सब है ना। अगर हम बाहर घूमने जाते हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन अभी तो बहुत चल रहा है वायरल इन्फेक्शन। तो ध्यान रखना बच्चों, आपके अपने हेल्थ भी ध्यान से रखने का।
बायोलॉजिकल एजेंट कौन सा है? वायरस और बैक्टीरिया। अब न्यूट्रिएंट्स एजेंट भी कुछ ऐसे होते हैं जो जिससे वजह से हो सकता है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, वाटर, ये सारे भी क्या है? एजेंट ही है। उसके अगर अच्छा नहीं किया, अच्छा विटामिन नहीं लेंगे, प्रोटीन नहीं खाएंगे तो क्या हो सकता है? बीमार पड़ सकते हैं। नेक्स्ट फिजिकल एजेंट, थर्ड कौन सा आएगा बच्चों? फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में हीट, कोल्ड एंड ह्यूमिडिटी, यानी कि ज्यादा ठंडी की वजह से, ज्यादा गर्मी की वजह से, ह्यूमिडिटी वाला जो एटमोस्फियर रहता है उसकी वजह से भी कोई बात ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट केमिकल एजेंट में हम किसकी बात करते हैं? मेटल्स एंड यूरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि मेटल्स और यूरिया की वजह से भी ये सब हो सकता है। तो एजेंट यानी कि क्या जाएगा? बायोलॉजिकल, वायरस, बैक्टीरिया चला जाता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन जो हम ले नहीं रहे प्रॉपर मात्रा में उसकी वजह से। फिजिकल में क्या है? ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंडी या फिर ह्यूमिडिटी लेयर रहता है उसके लिए। केमिकल में क्या रहता है बच्चों? मेटल्स एंड यूरिया, ये सारी बात रहती है। नेक्स्ट सोशल एजेंट, यानी कि जो हम करते हैं ना स्मोकिंग, बच्चों कर रहे हो ना तो मत करना। स्मोकिंग इज द वेरी डेंजरियस, तो स्मोकिंग कभी नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग की वजह से पॉवर्टी यानी कि कुछ भी है ही नहीं, हम जो इकोनॉमिकल स्टेबल रहते ही नहीं है, गरीबाई कहते हैं ना, पूरे और गरीब, उसके क्या बोलते हैं? पॉवर्टी। अगर आप गरीब नहीं रहना चाहते, खूब कमाना चाहते हैं तो पढ़िए। अगर पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत। मेहनत करनी है तो क्या करो? विजय नर्सिंग क्लासेस देख लो ना एक बार, क्योंकि इसमें सब दिखाया हुआ है, फ्री में है। मैंने आज तक किसी का कॉस्ट नहीं लिया था। प्लीज पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट में बोल दीजिए कि सर मुझे कमेंट ये पीडीएफ बहुत अच्छी लगी, मुझे दे दीजिए, तो मैं उसको दे दूंगा। प्लीज आप मुझे बोलिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको नॉलेज देने आया हूँ और कुछ नहीं। सोशल एजेंट, स्मोकिंग, पॉवर्टी, लास्ट वन इज द अल्कोहल एब्यूज। अल्कोहल एब्यूज की वजह से भी ये सब क्या हो सकता है? एपिडर्मल ट्रायल में पता चला। एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट, तीनों मैंने में से एक पढ़ा लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होस्ट फैक्टर। अब दूसरा कौन सा आएगा बच्चों? होस्ट फैक्टर। अब होस्ट फैक्टर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन से होस्ट फैक्टर, यानी कि वो एजेंट तो क्या आएगा, अब लाएगा कौन? एज, यानी कि एज वाइज, छोटे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, सेक्स, मेल फीमेल, जेनेटिक्स फीचर्स, लाइफस्टाइल, वो सारी इफेक्ट करती है कि वो जो भी एजेंट है उसको अंदर ले या ना ले। चलिए फिर एनवायरमेंट, जो आसपास कहाँ पर रहते हो वो एनवायरमेंट भी देखना पड़ेगा ना। एयर अच्छी ले रहे हो ना बच्चों? वाटर, पानी अच्छा होना चाहिए, वरना कितनी बीमारी हो सकती है पता है ना? यस और नो? यस। फूड भी अच्छा। आजकल तो फास्ट फूड और बाहर का खाने का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो प्लीज घर का बनाया ताजा भाजा खाइए और तंदुरुस्त रहिए और पढ़ते जाइए विजय नर्सिंग क्लासेस के क्लास, और मजा से पढ़िए और रैंक ला दीजिए। बस मैं तो वही बढ़ना चाहता हूँ। और लास्ट वन इज द हाउसिंग, यानी कि अच्छा घर भी होना चाहिए रहने के लिए, जिससे पूरी हमें फैसिलिटी मिल सके। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। किसके बारे में? थोड़ी सी डेफिनेशन में पढ़ा लेता हूँ। चलिए, एंडेमिक। अब एंडेमिक का मीनिंग क्या है पता है बच्चों? कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ द डिसीज, वो डिसीज प्रेजेंट रहता है कॉन्स्टेंटली इन द पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, कोई पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। जैसा कि मैं बात कर लूँ कि हम गांधीनगर में रह रहे हैं, तो गांधीनगर का कोई भी एक एरिया ले लो, राजस्थान ले लो, तो वहां पर क्या है? कांस्टेंट प्रेजेंट रहता है डिजीज। यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं तो गुजरात में कलोल है, कलोल में कांस्टेंट प्रेजेंट रहता है वो डिजीज, लेकिन ये पर्टिकुलर रहेगा, वो दूसरी जगह पर नहीं प्रेजेंट रहेगा। देख लीजिए एग्जांपल मैंने दिया है, मलेरिया इज द एंडेमिक इन द सम रीजन ऑफ द बिहार या फिर गुजरात। कभी भी बोल सकते हैं कि जो भी एंडेमिक है वो कोई एक स्पेसिफिक जगह पर रहता है। कोविड-19 नहीं बोल सकते। क्यों बच्चों? क्योंकि कोविड-19 तो पूरे दुनिया में फैला हुआ था, इसे हम एंडेमिक तो नहीं बोल सकते ना। तो constant presence of the disease into the particular geographical area, it's known as the endemic। कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही कोई डिसीज का मात्रा ज्यादा फैली हुई है तो इसे क्या बोलते हैं? एंडेमिक। जस्ट अ सिंपल एग्जांपल, मलेरिया इज द एंडेमिक इन द सम रीजन ऑफ द बिहार। चलिए फिर एपिडेमिक, ये नाम थोड़ा ध्यान रखना। एंडेमिक। अब दूसरा कौन सा आएगा? एपिडेमिक। अकरेंस ऑफ द डिसीज, जो डिसीज है into the particular community or the spreading disease from the one geographical to the another area, यानी एक एरिया से कहां पर चला जाता है? दूसरे एरिया में चला जाता है। अगर आसपास के गांव में हुआ तो दूसरे गांव में चला गया, है ना? कि हाँ 10 दिन के बाद को क्या था? कलोल में था, अब कहां पर आ जाए गया? गांधीनगर में आ गया। तो एपिडेमिक का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों? occurrence of the disease in the particular community or the spreading disease from the one geographical area to the another geographical, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसे क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। एंडेमिक क्या है? एक ही जगह रहेगा, उसे कोई माथाकुट नहीं है, कोई बीजामारी नहीं रहेगा, वो एक ही जगह पर खड़ा रहेगा।
एपिडेमिक क्या है बच्चों, एक जगह पर टिकेगा नहीं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाएगा। एग्जांपल मैं दे देता हूँ, येलो फीवर की बात कर लीजिए, या फिर स्मॉल पॉक्स, वो क्या था, पहले एक जगह पर था, अब धीरे धीरे कहां पर, दूसरी जगह पर फैला था, वो आगे चलता जाता है। चलिए फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है ना लेक्चर में, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब मत भूलिए। चलिए पैंडेमिक, एंडेमिक, एपिडेमिक पढ़ा लिया, पैंडेमिक पढ़ा लेता हूँ। डिजीज स्प्रेड टू वर्ल्ड वाइड और हैव द ग्लोबली इम्पैक्ट, जो पूरी दुनिया में उसकी तबाही मचा दी है। ऐसा डिजीज जो हर जगह, हर टाइम, हर लोकेशन पे देखने को मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, पैंडेमिक बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं उसे, पैंडेमिक बोलते हैं। डिजीज इज द स्प्रेड वर्ल्ड वाइड और द हैव द ग्लोबली इम्पैक्ट। एग्जांपल मैंने उसका बता दिया, क्या है, कोविड-19, वो पैंडेमिक है। मलेरिया पढ़ा लिया, येलो फीवर पढ़ा लिया, और लास्ट वन इसमें कौन सा पढ़ा है बच्चों, कोविड-19 पेंडेमिक है। पेंडेमिक के लिए समझ लेने का, क्या समझ लेने का बच्चों, वो वर्ल्ड वाइड है, ग्लोबली है। चलिए नेक्स्ट, स्पोरेडिक। अब कौन सा आएगा बच्चों, स्पोरेडिक, scattered about the disease occurs in the irregular pattern into the community। कम्युनिटी में ये डिसीज कैसा रहेगा, इरेग्युलर रहेगा। कैसा रहेगा, इरेग्युलर, यानी कि प्लस और माइनस, कभी आएगा कभी जाएगा, कभी आएगा कभी जाएगा, तो वो क्या है, स्पोरेडिक है। एग्जांपल क्या है, पोलियो, एंड द सेकंड वन इज द टिटेनस, वो कैसा है, स्पोरेडिक हो गया। नेक्स्ट, कंटामिनेशन। कंटामिनेशन के बारे में क्या होता है, जो भेड़सेड़ करते हैं ना, कुछ डाल देते हैं जो जरूरी नहीं है वो मात्रा में डाल। अभी तो हमने कहीं भी किस्से भी देखे होंगे आपने कि इस होटल में ये पकड़ा गया है, कंटामिनेशन वाला फूड था, तो ये क्या है, कंटामिनेशन, यानी कि कुछ मिक्स किया हुआ। द एक्शन और द स्टेट ऑफ द मेकिंग और बीइंग मेड इम्प्योर बाय द पॉल्यूटिंग और द पॉइजनिंग, कुछ भी खराब दे देते हो, पॉल्यूटिंग या पॉइजनिंग, उसे क्या बोलते हैं, कंटामिनेशन। इन्फेक्शन, अब वो नहीं सिखाओ तो बेटर है, क्योंकि इन्फेक्शन जैसी चीज तो आपको आनी ही चाहिए बच्चों, नहीं आती तो याद रखिए, एंट्री एंड डेवलपमेंट होगा। एक सिंपल सी भाषा में मैं बात करता हूं, अगर बैक्टीरिया एंटर होता है, उसके बाद बैक्टीरिया अपने जैसे दूसरे को बना देता है, डेवलपमेंट करता है, मल्टीप्लिकेशन करेगा, किसका, जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है उसका, इनटू द बॉडी ऑफ द ह्यूमंस और द एनिमल्स। एंड इफेक्टिविटी, इन्फेक्टिविटी का मीनिंग क्या, नंबर ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, एक्सपोज करेंगे, वो क्या है, इन्फेक्टिविटी। विरुलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विरुलेंस कितना है, इट इज द डिग्री ऑफ द पैथोजेनिसिटी ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट, जो भी एजेंट की पैथोजेनिसिटी यानी कि उसकी कैपेसिटी क्या है, विरुलेंस कब तक उसका इंक्यूबेशन पीरियड है, वो कब तक चलने वाला है, कब तक हमारे शरीर में खतरा बन सकता है, वो क्या है, विरुलेंस। उसकी पैथोजेनिसिटी, उसका स्ट्रक्चर कैसा है बच्चों, वो क्या बोलते हैं, विरुलेंस बोला जाता है। अब चलिए पैथोजेनिसिटी भी समझ लेते हैं। पैथोजेनिसिटी का सिंपल मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ द डिजीज, जितने भी नंबर डिसीज है वो काउंट कर लो, वो क्या रहेगा, पैथोजेनिसिटी। तो पता चला कंटामिनेशन क्या बच्चों, याद करो फटाफट, याद करना चाहिए बच्चों आपको। क्या होगा, कंटामिनेशन कुछ डालोगे, पॉइजनिंग जैसे बात। इन्फेक्शन क्या है, एंट्री या डेवलपमेंट हो जाएगा बैक्टीरिया का। इन्फेक्टिविटी का मीनिंग क्या, नंबर ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। विरुलेंस का मीनिंग क्या, कितनी पैथोजेनिसिटी है इन्फेक्शियस एजेंट की, वो कितनी देर तक इंक्यूबेट अपना बढ़ाता है, हमारे बॉडी के लिए खतरा बन सकता है। पैथोजेनिसिटी क्या है, नंबर ऑफ द डिसीज या फिर नंबर ऑफ द इन्फेक्टेड। चलिए बच्चों फटाफट आगे बढ़ते हैं। केसेस फर्टिलिटी या फिर केस फर्टिलिटी, नंबर ऑफ द डेट्स, पता चला नाम से ही है ना। केस फर्टिलिटी का मीनिंग क्या, डेथ ऑफ नंबर। अब टूल्स ऑफ द मेजरमेंट इन द एपिडेमियोलॉजी, कौन से टूल मेजरमेंट में यूज करेंगे, मेजरमेंट में, एपिडेमियोलॉजी में पहला तो क्या आएगा, रेट आएगा बच्चों, रेशियो आएगा बच्चों, और द प्रोपोर्शन आएगा। तीन चीजें याद रखना बच्चों, रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन। रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन, रेट, रेशियो एंड द प्रोपोर्शन। चलिए अब तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, मॉर्बिडिटी मेजरमेंट। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, मॉर्बिडिटी मेजरमेंट के बारे में। तो चलिए पहले इंसिडेंस पढ़ लेते हैं। इंसिडेंस का मीनिंग क्या, सॉरी, इट इज द डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द न्यू केसेस। याद रखना बच्चों, क्या मैं बोल रहा हूं, नंबर ऑफ द न्यू केसेस, जितने भी हमारे एरिया में नए केसेस आ रहे हैं, occurring into the defined population during the specific period of the time। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल देता हूँ, अगर विंटर की बात कर लो बच्चों, विंटर के बारे में बात करना, तो विंटर के दौरान जो भी केसेस बढ़ रहे हैं, कोलेरा हो, टाइफाइड है, मलेरिया है, कोई भी है, वो क्या है, नंबर ऑफ द न्यू केसेस, इंसिडेंस, नए केसेस जो आ रहे हैं, जो स्पेसिफिक पीरियड के टाइम में, जस्ट लाइक समर में आए हैं, विंटर में आए हैं, या फिर अगस्त मंथ में आए हैं, सितंबर में आए थे, उसके क्या बोलते हैं, इंसिडेंस। अब प्रीवेलेंस का क्या, प्रीवेलेंस आर द टोटल करंट ओल्ड एंड न्यू केसेस। अब क्या था, पहले तो बच्चों न्यू केसेस आ रहे थे,
अब क्या जो जो न्यू है वो ओल्ड होते जा रहे हैं और नए केसेस कंटिन्यू में आ रहे हैं, यानी कि जो डिजीज है कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? डिजीज आगे बढ़ रहा है बच्चों, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रीवेलेंस। इंसिडेंस का मतलब क्या? जो नया नया डिजीज आया था, जस्ट लाइक एग्जांपल कोरोना आया था, तो इंसिडेंस क्या था? कुछ ही कंट्री में थे ना। अब प्रीवेलेंस का मीनिंग क्या? अब एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री, ओल्ड और न्यू सब मिक्स करते थे ना कि इतने केसेस आए, इतने केसेस आए। तो ये सब क्या है बच्चों? प्रीवेलेंस है। इज द करंट ओल्ड एंड न्यू केसेस एंड गिव द प्रॉपर पॉपुलेशन ओवर द पॉइंट और द पीरियड ऑफ द टाइम। चलिए बच्चों, मजा आ रहा है ना लेक्चर में? मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ द ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन के बारे में भी डिस्कशन थोड़ा कर ही लेते हैं। मोड ऑफ द ट्रांसमिशन, उसका मीनिंग क्या? refers to way in the which pathogen such as the bacteria ले लो, virus ले लो, parasite is the passed from the one host to another leading to the spread of the infectious disease। पता चला? मोड ऑफ द ट्रांसमिशन यानी कि क्या मतलब रहेगा? जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है या फिर पैरासाइट है, वो क्या करेगा? पास फ्रॉम द एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा और उसकी वजह से क्या होता है? इन्फेक्शियस डिसीज को डेवलप करता है। अब कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन वन बाय वन सीख लेते हैं। नाम से पता चलना चाहिए कॉन्टेक्ट का मीनिंग क्या। कॉन्टेक्ट हुआ आपका और हमारा कॉन्टेक्ट है बच्चों? नहीं ना। फेस टू फेस आप जानते हो? नहीं नहीं नहीं। कॉन्टेक्ट टू कॉन्टेक्ट कैसा होगा वो डिस्कशन करते हैं। चलिए, डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट का मीनिंग क्या? द पैथोजन ट्रांसमिटेड होगा डायरेक्टली फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन से टू द सस्पेक्टेबल पर्सन थ्रू द फिजिकल कांटेक्ट सच एज टचिंग, किसिंग और द सेक्सुअल एक्टिविटी। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर टच किया इन्फेक्टेड पर्सन को, किस किया या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी की, तो उसकी वजह से जो ट्रांसमिशन होता है उससे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ट्रांसमिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डायरेक्ट ट्रांसमिशन बोलते हैं। द पैथोजन इज द ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन से कहां पर जाता है? ससेप्टेबल पर्सन से थ्रू चला जाता है। चलिए, अब दूसरी बात आएगी इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट। अब इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट की मैं बात कर लूं, द पैथोजन इज ट्रांसमिटेड होगा, लेकिन कैसे होगा? इनडायरेक्टली होगा थ्रू द कॉन्टेक्ट विद द कंटामिनेटेड सरफेस ऑब्जेक्ट और द फॉर्मेट्स। याद रखना बच्चों, जो भी इनडायरेक्ट का मीनिंग क्या? डायरेक्ट तो क्या हमें पता था उसको ये बीमारी है, फिर भी जाके टच कर लिया, वो क्या था? डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या क्या? अगर कोई बच्चा खेल रहा है, अगर कोई भी एडल्ट की बात कर लेते हैं, चलो उसको कुछ है प्रॉब्लम, उसने टच कर दिया कोई बॉटल या फिर कोई टेबल या कोई सरफेस, अगर उसको हमने टच कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा? हमें भी वो बीमारी हो सकती है। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट। वो जो भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है वो क्या करते हैं? कैन कैरी द इन्फेक्शियस एजेंट। अब एयरबोर्न ट्रांसमिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। एयरबोर्न ट्रांसमिशन के बारे में बहुत डिस्कशन करनी भी चाहिए, क्योंकि एयरबोर्न है क्या वो हमें पहले समझना चाहिए। द पैथोजन ये ट्रांसमिट हो गए थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और द डस्ट पार्टिकल। ये दो चीज याद रखना बच्चों, क्योंकि इसमें बच्चे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं कि एयरबोर्न यानी कि क्या। तो एयरबोर्न का मीनिंग वही समझ लो कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट बोल दो या फिर डस्ट पार्टिकल। जो भी हवा में डस्ट पार्टिकल रहते हैं, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स रहते हैं, जैसे कि हम सर्दी जुकाम हो गई है या फिर खांसी खा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो भी बाहर निकलते हैं ना ड्रॉपलेट्स, तो उसकी वजह से भी क्या होता है? दूसरे को चांसेस होता है। उसकी जो साइज है वो बहुत छोटी होती है बच्चों। कितनी? याद रखिएगा बच्चों, बिलो तो 5 माइक्रोन, बहुत छोटे दिखते हैं, 5 माइक्रोन से भी कम दिखते हैं, यानी कि एकदम छोटे छोटे दिखते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दिस कैन अकर थ्रू द, मैंने बोला ना, कफिंग के द्वारा, स्नीजिंग के द्वारा या फिर टॉकिंग या फिर प्रोसीजर दैट जनरेट द एरोसल। जो नेबुलाइजेशन प्रोसीजर करते हैं उसमें से एरोसल जो फॉर्म आता है उसकी वजह से ये सारी चीजें होती है। तो पता चला कफिंग, स्नीजिंग और टॉकिंग और द प्रोसीजर के रिलेटेड हो सकता है। एग्जाम्पल, ट्यूबरक्लोसिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल। बीसल एंड चिकन पॉक्स, ये तीनों चीजें ऐसी हो सकती है। चलिए फिर ड्रॉपलेट। अब ड्रॉपलेट नाम पता चला, नाम से पता होना चाहिए बच्चों। पहले कॉन्टेक्ट, मैं फिर से एक बार बोल लेता हूँ। चलिए आगे की स्लाइड देख ले, ये देख ले। कॉन्टेक्ट, उसमें डायरेक्ट पता चला, टचिंग किसिंग कर दिया तो हो जाएगा। इनडायरेक्ट में क्या था? जो भी ऑब्जेक्ट है उसे टच किया। एयरबोर्न में क्या था? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट या फिर डस्ट पार्टिकल। उसकी साइज क्या थी? 5 माइक्रोन से कम थी। चलिए अब आगे बढ़े। दिस कैन अकर थ्रू द कफिंग, स्नीजिंग, मैंने अभी बता लिया, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल और द चिकन पॉक्स। अब ड्रॉपलेट की बात कर रहे हैं। The pathogen is the transmitted through the respiratory droplet produced when the
इन्फेक्टेड पर्सन कफ स्नीजिंग टॉक्स और द ब्रीथ, जो हमें बताया था उसकी जैसा ही है, उसमें कुछ डिस्कशन करने की कोई बात नहीं है। दिस ड्रॉपलेट टिपिकली ट्रैवल द शॉर्ट डिस्टेंस एंड द रिक्वायर्ड द क्लोज कांटेक्ट, लेकिन हाँ याद रखना इसमें क्या होगा, रिक्वायर क्या रहेगा, शॉर्ट डिस्टेंस का, और क्या रहेगा, क्लोज कांटेक्ट का रहेगा। साइज ऑफ ड्रॉपलेट्स क्या रहेगी, अबाउट द 5 माइक्रोन, क्या रहेगी, साइज ऑफ द ड्रॉपलेट्स कितनी रहेगी बच्चों, 5 माइक्रोन से ज्यादा रहेगी। एग्जाम्पल, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, बम्स एंड इन्फ्लुएंजा, क्या रहेगी, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, बम्स एंड इन्फ्लुएंजा, ये सारी चीजें रहेगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन, अब कौन सा ट्रांसमिशन आएगा, वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिटर। वेक्टर जस्ट लाइक एग्जांपल कौन सा आएगा, मॉस्किटो टेक्स फ्लीज कैरी एंड ट्रांसमिट द पैथोजन फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। वेक्टर का मीनिंग पता चला, वेक्टर मीनिंग क्या, मॉस्किटो टेक्स और फ्लीज, जो भी मॉस्किटो मच्छर रहता है ना, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पैथोजन को ट्रांसफर करते ही रहते हैं। चले भाई, डिजीज कौन सा आएगा, मलेरिया, डेंगू, लिवर डिजीज आर द एग्जांपल ऑफ द वेक्टर बॉर्न। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मलेरिया इज द विच टाइप ऑफ द डिजीज कंडीशन, याद रखना, वेक्टर बॉर्न डिजीज। कौन सा आएगा, वेक्टर बॉर्न। फीकल ओरल, नाम से ही पता चलता है ना, तो पैथोजन कहां से ट्रांसफर हो गए, कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर, बाहर का जो गंदा खाते हो, गंदा पानी पी लिया, या फिर गंदा सरफेस पर टच कर लिया विद द फीकल मैटर, तो वो सारी बातें कहां पर आएगी, फीकल ओरल रूट। उसके से बचने के लिए बच्चों एक ही बात करनी है, इंप्रूव द हाइजीन और सैनिटेशन प्रोसेस कर लीजिए, कंट्रीब्यूट द फीकल ओरल ट्रांसमिशन। डिजीज कौन से आएंगे, पोलियो, टाइफाइड, कोलेरा एंड हेपेटाइटिस ए एन ई। उसमें से बच्चों याद रखना, हेपेटाइटिस ए एन ई, ये दोनों बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वो दोनों कैसे होते हैं, तो याद रखना फीकल ओरल ट्रांसमिशन। अब कौन सा आएगा, ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन। बच्चों कौन सा आएगा, ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन। द पैथोजन इज द ट्रांसमिटेड थ्रू द कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड ब्लड या फिर ब्लड प्रोडक्ट। जो भी ब्लड या फिर ब्लड के प्रोडक्ट है उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन होता है। वो कैसे होता है, नीडल शेयरिंग, अगर नीडल शेयरिंग करते हैं एक पेशेंट से दूसरी जगह से, अमंग द इंट्रावेनस ड्रग यूजर, अनसेफ एंड द मेडिकल प्रैक्टिस, और द ट्रांसमिशन ऑफ द कंटामिनेटेड ब्लड, जो भी कंटामिनेटेड ब्लड रहता है उससे अगर नीडल शेयरिंग करते हैं तो उसकी वजह से ये क्या होता है, ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन हो सकता है बच्चों। एग्जांपल, HIV, ये बहुत है। जो नीडल स्टिक इंजरी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द HIV एड्स, हेपेटाइटिस B एंड C, ये भी याद रखना, कौन से, हेपेटाइटिस B एंड C। अब चलिए वर्टिकल ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं। तो वर्टिकल में क्या आएगा, द पैथोजन बैक्टीरिया वायरस ट्रांसमिट होगा इन्फेक्टेड मदर से टू द ऑफस्प्रिंग, जो आने वाला जो बच्चा है वो, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑफ द चाइल्ड बर्थ और द ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये बातें सारी याद रखना। द पैथोजन इज द ट्रांसमिटेड ऑन द इन्फेक्टेड मदर टू द हर ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और द ब्रेस्ट फीडिंग। दिस कैन अकर द विद द सर्टेन वायरस, उसके वजह से क्या होता है, जो भी होता है वो वायरस कौन सा आएगा, HIV, और थ्रू द मैटरनल इन्फेक्शन। ये सारी बातें आपको याद रखनी होगी। दिस कैन अकर्स विद द सर्टेन वायरस, कौन सा वायरस, HIV, और थ्रू द अदर मैटरनल इन्फेक्शन। चलिए व्हीकल ट्रांसमिशन, अब नाम से ही बच्चों पता चलना चाहिए आपको। द पैथोजन ट्रांसमिटेड होगा लेकिन कॉमन व्हीकल सच एज द कंटामिनेटेड फूड, वाटर और मेडिकेशन। मैं फिर से बार बार दोहरा रहा हूं, अच्छा खाइए। कंटामिनेटेड फूड खाओगे तो बहुत सारी बीमारी के खतरे बढ़ जाएंगे, और मम्मी पापा का भी सोचिए क्योंकि वो आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज बच्चों पढ़िए। चलिए नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द मोड ऑफ द ट्रांसमिशन इज द एसेंशियल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द एप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव मेजर। प्रिवेंटिव मेजर के बारे में सबको आपको पता होना चाहिए। जस्ट लाइक एग्जांपल में दे देता हूँ, वैक्सीनेशन करो, जस्ट बच्चों की वैक्सीन करिए, प्रैक्टिसिंग द गुड हाइजीन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज कीजिए, इम्प्लीमेंट द वेक्टर कंट्रोल स्ट्रेटजी, जो मच्छर मारने के लिए जो दवा लाते हैं वो, एंश्योरिंग द सेफ ब्लड ट्रांसमिशन एंड द प्रमोटिंग द पब्लिक हेल्थ एजुकेशन। बच्चों चलो नेक्स्ट, public health intervention often aim to interrupt the chain of the transmission to control the spread of the infectious disease। public health intervention क्या करेंगे, जो भी ट्रांसमिशन है उसे क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे बच्चों। अब चलिए फटाफट से इंपॉर्टेंट के पॉइंट्स देख लेते हैं रिगार्डिंग द कम्युनिटी हेल्थ। जो भी कम्युनिटी हेल्थ है उसके रिगार्डिंग कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है,
तो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर टू बी स्क्रीन इनटू द नियोनेट्स, सबसे ज्यादा बच्चों में क्या देखने को मिलता है? स्क्रीनिंग यानी कि नियोनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म। बच्चों कौन सा? नियोनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म इज द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर टू बी स्क्रीन इनटू द नियोनेट्स। नेक्स्ट, लो बर्थ वेट किसे बोला जाता है? जिसका वेट कितने किससे कम हो? 2.5 यानी कि 2.5 किलो से। अच्छा, 2.5 किलो सनी देओल याद है ना? अगर ये 2.5 किलो का हाथ पड़ गया ना, याद है ना, तो इसके हिसाब से याद करो बच्चों। क्या याद करने का? अगर 2.5 किलो से बच्चे का वजन कम हो गया तो इसे सिंपली से हम बोल सकते हैं बच्चों, क्या बोलोगे बच्चों? लो बर्थ वेट। बेबी क्या बोलोगे? लो बर्थ वेट। मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ द ग्रोथ अमंग द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ उसका सबसे बेस्ट इंडिकेटर वेट चेक कर लो। आप भी अपना घर पे जाके करना, कमेंट में बताना सर कैसा है ग्रोथ, अच्छा है कि नहीं। जो आजू बाजू में अगर कोई बच्चा रह रहा है तो उसका बच्चा का भी वेट कीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग देखिए कि वो बच्चा का वेट अकॉर्डिंग नॉर्मल है या नहीं। उसके बाद बोलना सर आज तो हमने ये किया एक्टिविटी। चलिए, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पब्लिक हेल्थ टूल कौन सा है? इम्यूनाइजेशन। बच्चों आपको इम्यूनाइजेशन भी पता होना चाहिए। डिनोमिनेटर फॉर द एमएमआर कौन सा रहेगा? लाइव बर्ड्स। कौन सा आएगा? डिनोमिनेटर ऑफ द एमएमआर लाइव बर्ड्स। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एमएमआर इज द कौन सा रहेगा बच्चों? हैमरेज। कौन सा आएगा? हैमरेज। जुवेनाइल एज यानी कि जुवेनाइल जो जस्टिस है 18 से कम, 18 से कम बॉयज और गर्ल्स में, बॉयज और गर्ल्स में दोनों में। पता चला? चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट एसेंशियल फैटी एसिड कौन सा है बच्चों? याद रखना, लिनोनिक एसिड। कौन सा आएगा बच्चों? लिनोनिक एसिड। फर्स्ट क्लिनिकल साइन ऑफ द xerophthalmia इज द कंजक्टिवाइटिस xerosis। कौन सा आएगा? कंजक्टिवाइटिस xerosis। ये बहुत मैंने मेहनत करके बाद मैंने ये सब लिखा है, तो प्लीज बच्चों लाइक तो बनता है, प्लीज मुझे भी थोड़ा मोटिव मिलना चाहिए ना बच्चों, तो प्लीज लाइक कर दीजिए। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स रिगार्डिंग द कम्युनिटी हेल्थ। मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर कौन सा रहेगा इनटू द स्क्रीनिंग में? नियोनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म। लो बर्थ वेट कौन सा आएगा? 2.5 से कम होगा। मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ द ग्रोथ कौन सा आएगा? वेट आएगा। वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पब्लिक हेल्थ टूल कौन सा आएगा? इम्यूनाइजेशन होगा। डिनोमिनेटर फॉर द एमएमआर कौन सा रहेगा? लाइव बर्थ रहेगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एमएमआर कौन सा रहेगा? हेमरेज रहेगा। जुवेनाइल एज बॉयज और गर्ल्स में कितनी रहनी चाहिए? 18 से कम हो तो डिस्कवर कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एसेंशियल फैटी एसिड कौन सा रहेगा? लिनोनिक एसिड। फर्स्ट क्लिनिकल साइन ऑफ द xerophthalmia कंजक्टिवाइटिस xerosis। चलिए, सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज्यादा कितना प्रोटीन रहता है? 43.2% प्रोटीन रहता है। बेस्ट अमोंग फॉर द फूड प्रोटीन, फूड में प्रोटीन सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा है? एग। एनोमीटर मेजर बाय द एयर वेलोसिटी, जो एनोमीटर है वो किस उसको मेजर क्या करे, उससे क्या मेजर करते हैं? एयर की वेलोसिटी। ओनली नॉन स्टीरल ओसीपी, जो नॉन स्टीरल ओसीपी एक ही है वो कौन सी है बच्चों? याद रखना, सेंट चोरमैन सहेली। याद रखना बच्चों, सहेली एक ऐसी चीज है जिसमें क्या रहती है? ओनली नॉन स्टीरल ओसीपी रहेगी। एमटीपी एक्ट कब आया था? 1971 में आया था। पास कब हुआ था? इनटू द 1972 अप्रैल में हुआ था। मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल कैंसर कौन सा आएगा? स्किन कैंसर आएगा। कौन सा आएगा बच्चों? स्किन कैंसर। सेंसस टेक द एवरी 10 ईयर, जो भी सेंसस लेना है वो कब लेना चाहिए? एवरी 10 ईयर। फादर ऑफ द मेडिसिन इट इज द नॉन एज द कौन सा आएगा? हिपोक्रेट्स। फादर ऑफ मेडिसिन या फिर क्या बोल सकते हैं? एपिडर्मिलोजिस्ट। कौन सा नाम से जाना जाता है? याद रखना बच्चों, हिपोक्रेट्स के नाम से। रूबिला इज द क्या है? लाइव वैक्सीन। याद रखना बच्चों, रूबिला कौन सी वैक्सीन है? लाइव वैक्सीन है। और इट इज द कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इनटू द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हमेशा उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा इंडिकेट करना चाहिए। येलो फीवर वैक्सीन भी कैसी है? इट इज द लाइव वैक्सीन। मैं एक बार पढ़ाऊंगा आपका लाइव वैक्सीन और जो किल्डो वैक्सीन के नाम। कोल्ड का टेम्परेचर याद रखना बच्चों, 2 से लेके कितना? 8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट, मिल्क। मिल्क में क्या रहता है? तो मिल्क में याद रखना, मिल्क में सब मिलता है, लेकिन पुअर क्या है? आपको पता होगा मिल्क में ना अच्छा बात है, मिल्क में ना अच्छी बात है, लेकिन मिल्क में क्या पुअर रहता है? इट इज द विटामिन सी और द लास्ट वन इज द आयरन, यानी कि विटामिन सी और आयरन नहीं रहता। नेक्स्ट, पल्स विद द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट कौन सा रहेगा? सोयाबीन। मैंने अभी डिस्कशन किया था। ओल्डर नेम यानी कि पुराना नाम क्या है? जननी सुरक्षा योजना का नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। कौन सा रहेगा? नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द एचआईवी, एचआईवी का इंक्यूबेशन पीरियड याद रखिए बच्चों 10 साल, यानी कि 10 साल तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमें एचआईवी एड्स हुआ है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द मिजल, मिजल का कितना रहेगा? ओनली 10 डेज रहेगा। कितना रहेगा?
10 डेज ही रहेगा। फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ द हेपेटाइटिस ए इनटू द दिल्ली, याद रखना सबसे पहला आउटब्रेक जो हेपेटाइटिस सी का हुआ कब हुआ था? दिल्ली में 1955 में। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज द टाइप ऑफ द किलर वैक्सीन, किलर वैक्सीन के नाम कौन से आएंगे? हेपेटाइटिस बी। वेक्टर ऑफ द येलो फीवर का नाम क्या है? वेक्टर यानी किसकी वजह से होता है? एडिस इजिप्टी के वजह से। किसके वजह से? एडिस इजिप्टी। नेक्स्ट, कपल विद द वाइफ 15 to 49 years एज इज द एलिजिबल कपल, कौन से कपल बोला जाता है उसे? एलिजिबल। हाईएस्ट कंटेंट ऑफ द सैचुरेटेड फैटी एसिड इनटू द कोकोनट ऑयल, जो भी कोकोनट ऑयल है उसमें क्या रहता है? हाईएस्ट कंटेंट ऑफ द सैचुरेटेड फैटी एसिड रहता है। हेल्थ प्रमोशन इज द प्रिवेंशन लेवल ऑफ द प्राइमरी लेवल, जो भी हेल्थ प्रमोशन है वो क्या है? कौन सा लेवल में आएगा? प्राइमरी लेवल में। पता चला मिल्क में पुअर क्या रहता है? विटामिन सी, आयरन। ओल्डर नाम, पुराना नाम क्या? नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। इंक्यूबेशन पीरियड एचआईवी का 10 साल, मिजल का 10 दिन। फर्स्ट आउटब्रेक हेपेटाइटिस सी में कहां पर? दिल्ली में। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कौन सी है? क्लियर वैक्सीन। येलो फीवर का कोसिस या वेक्टर बताइए? एडिस इजिप्टी। कपल विद द एलिजिबल कपल कब बोला जाता है? 15 से 49 साल। नेक्स्ट, हाईएस्ट कंटेंट ऑफ द सैचुरेटेड फैटी एसिड किसे बोला जाता है? इनटू द कोकोनट ऑयल। हेल्थ प्रमोशन इस कौन सा लेवल में इंक्लूड किया जाता है? प्राइमरी लेवल में। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट रेफरल लेवल इज द सेकेंडरी लेवल ऑफ द केयर। चलिए वो आई थिंक गलत मैंने डिस्कशन कर लिया, ये कैंसिल कर लेता हूँ, इसमें कुछ है नहीं। फर्स्ट रेफरल लेवल इज द सेकेंडरी, या फिर उसे और बुलाया गया, मैं कैंसिल ही कर देता हूँ। चलिए, ए चाइल्ड ड्रॉज ट्राइंगल बाय द 5 ईयर, जो बच्चा है वो ट्राइंगल्स कब ड्रॉ कर पाता है? 5 साल की उम्र में। नंबर ऑफ द वैक्सीन वाइल इनटू द डे कैरियर बॉक्स में कितनी रहती है? 6 से 8। जय विज्ञान मिशन इज द फॉर कंट्रोल ऑफ द रूमेटिक फीवर, ये क्वेश्चन आया गया है। जो जय विज्ञान मिशन है वो कब किसके लिए यूज किया है? रूमेटिक फीवर को कंट्रोल कर। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम कवर किसको करती है? अंडर द मिनिस्ट्री वुमन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट। व्हाइट डेथ को किस नाम से जाना जाता है? ट्यूबरक्लोसिस। तो आई होप आज बहुत मजा आ गया, मुझे तो बहुत मजा आया। आपको आया कि नहीं? बहुत नॉलेज भी मिला होगा। एपिडेमियोलॉजी आप कोई पूछे ना तो बच्चों हो बोल लेना कि मुझे तो विद्या क्लासेस में से अनिल सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, मुझे याद रह गया है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको ऐसी कंटिन्यू चाहिए सीएचओ के रिलेटेड क्लासेस तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो ही मैं दूसरा वीडियो लेके आऊंगा। क्योंकि मुझे पता चला कि नहीं ये वीडियो अच्छा है तो प्लीज कमेंट कीजिए और मेरा अगले लेक्चर का इंतजार करिए। क्योंकि अब जो सीएचओ के एग्जाम है उसके दिन भी थोड़े कम है, तो प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, तो मेरा पूरा फोकस आप पे रहेगा और मैं नया वीडियो जल्द ही ला के दूंगा आपको। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।